तो मूवी की शुरुआत में हमें नजीब नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि हकीम नाम के लड़के के साथ सऊदी अरेबिया आया हुआ था। ये दोनों जब एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो ये देखते हैं कि इन्हें लेने कोई आया ही नहीं होता। वैसे दोस्तों, आपको बता दे कि हकीम थोड़ा पढ़ा लिखा है, तो उसे हिंदी और इंग्लिश समझ में आती है, लेकिन नजीब को अपनी लैंग्वेज यानी कि मलयालम के अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं आती है, इसलिए उसे हर चीज हकीम समझाता रहता है। पर फिलहाल ये दोनों ही अरब में थे, तो इन दोनों की अरबी नहीं आती थी। अब काफी देर हो जाती है पर इन्हें लेने कोई नहीं आता। नजीब समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसे तो कहा गया था कि कंपनी वाले तुमको लेने आएंगे और फिर वो इन्हें अपने साथ ले जाएंगे, जहाँ पर इन्हें एसी वाला कमरा मिलेगा और अच्छा खाना भी दिया जाएगा। हकीम के पास एक नंबर था पर उस पर कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। बाद में पता चलता है कि ये लोग यहाँ फ्राइडे के दिन आ गए थे, जिस दिन यहाँ पर छुट्टी होती है, यानी कि इनकी कंपनी बंद होगी और जो उनके पास नंबर था वो उसी कंपनी का नंबर होगा, इसलिए शायद कोई फोन नहीं उठा रहा था। नजीब और हकीम दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे क्या। तभी वहाँ पर एक शेख आता है जो कि इनसे अपनी भाषा में कुछ पूछने लगता है। अब इन्हें तो उसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी, तो वो कंफ्यूज होकर सोचने लगते हैं कि वो शेख कह क्या रहा है। फिर दोनों उसे अपना पासपोर्ट दिखाते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो कुछ बोलते हुए इशारों से उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। ये देख हकीम तो खुश हो जाता है और दोनों को लगता है कि शायद यही हमें लेने के लिए आया है, लेकिन उस शेख की गाड़ी को देखकर नजीब को ये ठीक नहीं लग रहा था। साथ ही वो शेख नजीब और हकीम को साथ में पीछे की तरफ बैठने को कहता है। यहाँ नजीब उस शेख से पानी मांगता है, लेकिन शेख उसे कोई जवाब नहीं देता। अब सफर के दौरान नजीब और हकीम की आंख लग जाती है और जब उनकी आंखें खुलती है तो दोनों खुद को रेगिस्तान में पाते हैं। दरअसल ये शेख इन्हें शहर से दूर रेगिस्तान में किसी के पास बेचने के लिए आया था। वो एक जगह हकीम को छोड़ देता है, यानी कि एक दूसरे शेख के पास। इस पॉइंट पर नजीब कहता भी है कि हमें अलग ना करो, लेकिन वो पहले वाला शेख नजीब को मारने लग जाता है और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लेता है। इस तरफ हकीम बेचारा चिल्लाता रह जाता है कि भैया मुझे छोड़कर ना जाओ। इसके बाद वो शेख नजीब को भी एक जगह छोड़कर चला जाता है। अब यहाँ पर जो शेख था उसी के अंडर नजीब को काम करना होगा, लेकिन अभी तक नजीब के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। अब जो नजीब का बॉस था वो सोने के लिए चला जाता है। तब यह नजीब ढेर सारी बकरियों और ऊँटों के बीच में एक बुजुर्ग आदमी को देखता है, जो कि शायद तमिल बोल रहा था। ये भाषा भी अब नजीब को नहीं आती थी और इस बूढ़े आदमी को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये भी यही भेड़ बकरियों को ख्याल रखने का काम करता है। इशारे से नजीब इस बुजुर्ग आदमी से पानी मांगता है, तो वो बूढ़ा आदमी एक पानी की टंकी की तरफ इशारा करता है, जहाँ से नजीब पेट भरकर पानी पीता है। अब उसे सोना था, लेकिन वो कहाँ सोए कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना तो यहाँ कोई बिस्तर था और ना ही कोई छत। इस खुले रेगिस्तान में वो कहाँ सोता। इस दौरान नजीब देखता है कि उसका बॉस टेंट में सो रहा है, तो वो भी एक कोने में अपना बिस्तर बिछाकर सो जाता है। नजीब अपनी जिंदगी को भी मिस कर रहा था। असल में नजीब हमेशा से गल्फ जाना चाहता था, क्योंकि उसने देखा था कि जो लोग इंडिया में कुछ भी नहीं कमाते थे वो भी गल्फ से महंगी महंगी चीजें लेकर अपने घर आते हैं। तो उसका भी सपना था कि वो भी अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करे। नजीब के एक दोस्त का जीजा लोगों को सऊदी भेजने का काम करता था, तो उनसे नजीब मिलकर वहाँ सऊदी में जाने और नौकरी की बात कर लेता है। इसके लिए दोस्त के जीजा को नजीब ने 30,000 रूपए और मुंबई में वीजा बनाने के लिए 10,000 रूपए दिए थे। उसका सोचना था कि वहाँ पहुंचकर वो इन सब पैसों की भरपाई कर लेगा। और नजीब अपनी माँ और बीवी के साथ रहता था। उसकी बीवी माँ बनने वाली थी, इसलिए नजीब वहाँ जाने के लिए बेचैन था ताकि अच्छे पैसे कमा सके। कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और नजीब यही सब सोचते हुए सो गया था। अब क्योंकि वो टेंट में सोया था, इसलिए नजीब का बॉस उसे बुरी तरह से मारता है और टेंट के बाहर निकाल देता है। नजीब को समझ नहीं आ रहा था कि उसने गलत क्या किया है। उसकी बीवी ने नजीब को अचार दिया था, तो उसे देखकर वो उसे याद करता है। सुबह नजीब को वो बुजुर्ग अपने पास बुलाता है और वो बकरी का दूध निकाल रहा था। वो नजीब को दूध देते हुए अपनी भाषा में कहता है कि इसे ले जाकर बॉस को दे दो, लेकिन नजीब के समझ में नहीं आता और उसे लगता है कि बुजुर्ग उसे दूध पीने के लिए दे रहा है। नजीब उसे पीने लगता है। यह देख बुजुर्ग उसे रोकता है और वापस से उस जग को भरकर इशारे से नजीब को कहता है कि ये जाकर उसे दे दो। इस बार उसका इशारा समझकर नजीब दूध ले जाकर बॉस को दे देता है। यहाँ नजीब फिर से अपने शेख बॉस को समझाने की कोशिश करता है कि शायद वो गलत जगह पर आ गया है। वो इंडिया से यहाँ पर ये सब करने नहीं आया है। पर नजीब की बात उस शेख को समझ नहीं आ रही होती, इसलिए नजीब उसके पैर पकड़ लेता है और वो शेख उसे दोबारा से मारता है। फिर वहाँ एक और दूसरा शेख आता है, जिसे अपना एड्रेस और बाकी चीजें दिखाकर नजीब समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शेख नजीब की वो सारी चीजें ही फाड़ देता है। नजीब के पास अब अपने नसीब पर रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। उसे ऐसे देख शेख उसे रोटी खाने के लिए देता है। वो सूखी रोटी काफी मोटी थी और वो नजीब से निकली नहीं जा रही थी, तो शेख उसे सब्जी या कुछ और नहीं बल्कि पानी देता है और इशारे के जरिए बताता है कि रोटी को इसी पानी में डुबाकर खाओ, तब आराम से निकली जाएगी। अब भूख होती ऐसी चीज है कि नजीब को न चाहते हुए भी ये खाना पड़ता है और ये सीन काफी इमोशनल था। रात में नजीब अपनी बीवी का दिया हुआ अचार खाते हुए उसे याद करता है। यहाँ पर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब नजीब की पत्नी उसे छोड़ने स्टेशन आई थी। यहीं से नजीब के साथ उसके एक पड़ोसी ने हकीम को भी भेजा था ताकि नजीब उसका भी ख्याल रखे। ये शायद आखिरी बार था
था जब नजीब ने अपनी पत्नी को देखा था। अब तो वो उससे बता भी नहीं सकता कि वो कहाँ और किस हाल में है। नजीब के मन में यहाँ से भाग जाने का भी विचार आता है और जब एक आदमी यहाँ पानी लेकर आता है तो उससे नजीब कहता है कि भाई मुझे अपने साथ ले चलो। और नजीब को उससे बात करते हुए देख शेख समझ जाता है कि नजीब उससे क्या कह रहा होगा, इसलिए यहाँ भी शेख नजीब को मारने लगता है। जब नजीब उसे रोकता है तो शेख गुस्से में बंदूक निकाल लेता है और उसी बंदूक से नजीब को बुरी तरह मारता है। यहाँ भी नजीब अपनी पत्नी को याद करता है कि कैसे उसकी शादी हुई थी। वहाँ पर गरीबी तो थी पर सुकून भी था। उसी सुकून को अब नजीब यहाँ मिस कर रहा था। वो कहते ना दोस्तों, कभी कभी हमारे पास जो चीज होती है हम उसकी कदर नहीं करते और निकल जाते हैं और बेहतर की तलाश में। जो नजीब अपने घर में जब चाहे नदी में नहा लेता था, वो आज पता नहीं कितने दिनों से नहाया नहीं था। यहाँ नहाना छोड़ो, धोने के लिए भी पानी नहीं था। संडास करने के बाद नजीब को रेत के जरिए ही सोच करना पड़ता था। अब एक सुबह जब नजीब उठता है तो शेख उसे बकरियों का दूध निकालने के लिए इशारे से बोलता है और नजीब देखता है कि वो बुजुर्ग आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहता है कि ये तो उसका काम है, लेकिन उस बूढ़े आदमी के न होने के कारण अब नजीब को न चाहते हुए भी इस काम को करना पड़ता है। पहले तो उसे बकरी लात मार देती है, लेकिन फिर किसी तरह से नजीब सीख जाता है और उनका दूध निकालने लगता है। यहाँ इस वक्त तक वो समझ चुका था कि उसे अब यही करना होगा, जिसके बदले उसे 2 वक्त की रोटी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। इस काम को नजीब ने पहले कभी नहीं किया था, इसलिए उसे काफी दिक्कतें आती हैं। कई बार तो उसे बकरियां मार भी देती थी, जिससे नजीब को काफी चोटें भी आती हैं। लेकिन अब वो भी इन बकरियों के झुंड का हिस्सा था। नजीब को यहाँ अब शायद कुछ महीने बीत चुके थे। उसने काफी दिन बाद अपना चेहरा देखा था। तब नजीब जैसे पहले दिखता था उससे बिल्कुल ही अलग दिख रहा था। साथ ही अब उसकी सेहत और शरीर भी पहले जैसा नहीं रहा। इस बारे में सोचकर वो काफी दुखी होता है। तभी अचानक से उसे पहाड़ी के पीछे से आवाज आती है। वो जाकर देखता है तो वहाँ का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है। दरअसल जो बूढ़ा आदमी यहाँ बकरियों का ख्याल रखता था, ये उसी की लाश थी, जिसे गिद्ध नोच नोच कर खा रहे होते हैं। यानी कि वो यहाँ पर काम करते करते मर गया और इन शेखों ने उसे ढंग से आखिरी विदाई भी देना सही नहीं समझा। उसकी बॉडी की हालत को देखकर नजीब गिद्धों को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उल्टा नजीब पर ही हमला कर देते हैं और नजीब को इस दौरान भी काफी चोटें आती हैं। नजीब को ये समझते देर नहीं लगती कि शायद अब उसका भी यही हाल होगा। उसकी पूरी जिंदगी इसी तरह बीत जाएगी और यहाँ से शायद वो कभी निकल ना पाए। यही सोचकर वो अगले दिन हिम्मत करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भागते हुए एक शेख देख लेता है और वो शेख कैमल पर बैठकर नजीब का पीछा कर रहा होता है। फिर जब नजीब उसके आवाज देने पर भी नहीं रुकता तो शेख उसकी तरफ गोली चला देता है। हालांकि गोली नजीब को नहीं लगती, पर वो गिर जाता है। शेख गुस्से में उसके पास आता है और अपनी बंदूक से उसे काफी मारता है, यहाँ तक कि नजीब को ये सबक याद रहे और वो दोबारा भागने की कोशिश न करे। इसलिए शेख मार मार कर उसकी एक टांग भी तोड़ देता है। नजीब की हालत अब उन भेड़ बकरियों की तरह हो चुकी थी जिन्हें उनका मालिक मारता रहता है और बस अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। रात को वो काफी दर्द में होता है और अपनी माँ और पत्नी को याद करके रोता है। फिर मूवी में थोड़ा टाइम जंप आता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि शायद अब नजीब को यहाँ 1-2 साल बीत चुके हैं। वो एक दिन बकरियों के झुंड को लेकर जा रहा होता है, तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। इस बारिश को देख नजीब जल्दी से एक पहाड़ी के नीचे चला जाता है। इस दौरान वो यहाँ पर एक गुफा देखता है, जिसके उस तरफ किसी की आवाज आ रही थी। उस गुफा में आवाज को सुनते हुए नजीब चला जाता है और जब वो इस छोटी सी गुफा के दूसरी तरफ निकलता है तो वहाँ हकीम मौजूद था। नजीब उसे देख अपने गले से लगा लेता है और दोनों एक दूसरे को देखकर काफी रोते हैं। इन्होंने एक दूसरे को उनकी आवाज से पहचाना था, क्योंकि शक्ल और शरीर तो काफी हद तक बदल चुका था। हकीम नजीब से रोते हुए कहता है कि भैया शुरुआत में इन लोगों ने मुझे बहुत मारा, आज भी माँ याद आती है, ना जाने वो कहाँ होंगी। क्या सोचा था हमने और क्या हो गया। फिर वो कहता है कि मैं हाल ही में इस जगह पर आया हूँ, लेकिन अब आप मुझसे मिलने यहाँ पर मत आइएगा, क्योंकि अगर मेरे मालिक को पता चला तो वो मुझे बहुत मारेगा। भैया आप चले जाओ। इतना कहकर हकीम रोते हुए वहाँ से चला जाता है। नजीब भी क्या ही कर सकता था, वो भी हकीम को जाते हुए देखता है और फिर वापस चला जाता है। फिर कुछ दिन और बीतते हैं। नजीब एक दिन कैमल को लेकर कहीं जा रहा होता है। अभी कुछ दूर पर वो हकीम को देखता है, जो कि कागज छोड़कर चला जाता है। फिर नजीब बड़ी मुश्किल से उस कागज को पढ़ता है, जिसमें हकीम ने लिखा था कि भैया जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक अफ्रीकन गुलाम मिला, जिसका नाम कादरी है। उसे कुछ हद तक यहाँ का रास्ता पता है, उसकी मदद से हम भी यहाँ से निकल सकते हैं। बस हमें सही मौके की तलाश करनी है, आप भी तैयार रहना। अब अगले दिन हकीम नजीब को कादरी से मिलवाता है। कादरी अफ्रीकन भाषा बोलता था, जिसे हकीम समझ लेता था, लेकिन नजीब नहीं। पर यहाँ इतना तो समझ आ गया था कि कादरी दिल का बहुत अच्छा आदमी है। फिर हकीम नजीब से बताता है कि हम यहाँ से 2 दिन बाद भागेंगे। दरअसल हकीम के बॉस की बेटी की शादी 2 दिन बाद होने वाली है, तो आसपास के सभी शेख उस दिन शादी में शामिल होंगे। यही मौका है यहाँ से निकलने का। इस पर नजीब रोते हुए कहता है कि मैंने कई बार कोशिश की है, इस विशाल और बंजर रेगिस्तान में हम इतनी दूर और कैसे भागेंगे। हकीम उससे कहता है कि भैया हिम्मत रखो, सब अच्छा होगा। बस फिर क्या था, वो दिन आ ही जाता है जब शेख सुबह होते ही निकल जाते हैं और नजीब जब यहाँ अपने कपड़े खोलता है तब हम देखते हैं कि उसकी हालत कितनी ज्यादा बदतर हो गई है। उसकी एक हड्डियां दिख रही होती है और साथ ही पेट तो जैसे अंदर घुस गया हो। वो यहाँ आज पहली बार नहाता है और अपने बैग से निकाल कर कपड़े पहनता है। तब नजीब देखता है कि उसकी कमर उसकी पैंट की कमर से आधी हो गई है, इसलिए वो अपनी पैंट को
एक रस्सी से बांधता है। फिर आखिरी बार वो सारे ऊंट और भेड़ बकरी को खाना देता है और सभी से कहता है कि अलविदा, मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। इसी बीच नजीब को लेने हकीम और कादरी आ जाते हैं। हकीम नजीब से कहता है कि हमें रात होने से पहले रोड तक पहुँचना होगा। तो अब ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं, मगर रेगिस्तान तो इनकी सोच से भी कई ज्यादा विशाल था। रात होने तक सभी को प्यास लग जाती है। तब कादरी थोड़ी दूर पर कुछ शेख लोगों को देखता है और चुपचाप थोड़ा सा पानी लेने की कोशिश करता है। वहाँ रेगिस्तान में पानी और भी गुलाम चोरी कर रहे थे। ये देख वो शेख तुरंत गोली चला देता है। तब कादरी, नजीब और हकीम ये देखकर भागते हैं और एक रेत के टीले से गिर पड़ते हैं। यहाँ तीनों ही उन शेखों से दूर तो आ गए थे, पर कमजोरी की वजह से बेहोश हो गए थे। सुबह जब इनकी आँख खुलती है तो देखते हैं कि चारों ही तरफ बंजर रेगिस्तान और रेत ही रेत है। चलने के अलावा अब इनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने ये कदम सोच समझकर उठाया था कि यहाँ गुलामी करते हुए मरने से अच्छा है कि यहाँ से निकलने की कोशिश में जान चली जाए। पर दोस्तों कहते हैं ना, कहना आसान होता है पर करना मुश्किल। तीनों भूखे प्यासे आगे बढ़ते जा रहे थे। यहाँ कादरी सूरज के चाल के हिसाब से अपना रास्ता तय कर रहा था। इसी बीच नजीब और हकीम को कुछ दूर पर पानी दिखता है। ऐसा लगता है कि मानो कोई कैमल पानी पी रहा हो। उन्हें भागता देख कादरी उन्हें रोकता भी है। असल में ये नजीब और हकीम के आंखों का धोखा था, जिसे हम मिराज कहते हैं। दोनों पास जाकर देखते हैं तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि एक कैमल की लाश पड़ी हुई थी, जो शायद प्यास से ही मारा गया। फिर ये तीनों हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं तो अचानक से ढेर सारे रेत वाले सांप वहाँ आ जाते हैं, जिनसे कादरी हकीम को तो बचा लेता है, लेकिन नजीब उन सांपों के बीच फंस जाता है। उसे कादरी इशारे से वहीं बिना हिले खड़े रहने के लिए कहता है और नजीब ऐसा ही करता है। कई सांप उसके अगल बगल और कुछ उसके पैरों के ऊपर से होकर चले जाते हैं और ये सीन देखने में काफी खतरनाक था। इस पॉइंट पर कादरी देखता है कि नंगे पैर होने के कारण नजीब के पैर में कई छाले पड़ गए हैं और साथ ही सूजन भी आ गई है। यह देख कादरी उसके पैरों में एक कपड़ा फाड़ कर बांधता है ताकि वो चल पाए, क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि इनका सफर कब और कैसे खत्म होगा। अब प्यास से तीनों की हिम्मत पस्त हो रही थी, खास करके नजीब और हकीम की। आगे गिरते पड़ते ये लोग भूख प्यास से बेहाल होकर भी बढ़ते जा रहे थे। कभी हकीम गिर जाता तो कभी नजीब, लेकिन कादरी काफी स्ट्रॉन्ग था और वो इन दोनों को छोड़कर कहीं जा नहीं रहा था। वो इन दोनों को हिम्मत देता है। एक समय तो ऐसा आता है कि हकीम और नजीब प्यास की वजह से बेहाल होकर बेहोश हो जाते हैं। इस दौरान कादरी इन्हें अपना पसीना तक पिला देता है। इस तरह चलते हुए इन्हें 3 दिन बीत चुके थे। अब हकीम का शरीर उसका साथ छोड़ रहा था, तो कादरी उसे उठाकर आगे बढ़ने लगता है। जिस दौरान हकीम को जब थोड़ा होश आता है तो उसे आगे शहर दिखने लगता है, जबकि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसका दिमाग भी अब उसका साथ छोड़ रहा था। वो नजीब और कादरी को धक्का देकर वहाँ जाता है और जब कुछ भी नहीं मिलता तो वो रोने लगता है। अब उसे प्यास भी लगी थी तो वो रेत को ही पानी समझकर अपने मुंह में भरने लगता है। तब नजीब उसे संभालने की कोशिश कर रहा होता है, पर कोई फायदा नहीं होता और इस हालत में हकीम की सांसें उसका साथ छोड़ देती हैं। उसे ही अपने सामने लाश में बदलता देख नजीब के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। उससे वहाँ से आते वक्त हकीम की माँ ने कहा था कि इसका अपने छोटे भाई की तरह ख्याल रखना। नजीब हकीम की बॉडी को पकड़कर रो ही रहा होता है। तभी कादरी देखता है कि रेतीला तूफान सामने से आ रहा है, इसलिए वो जबरदस्ती नजीब को लेकर भागता है। इस तूफान की वजह से हकीम की लाश भी उसी रेत में कहीं खो जाती है। ये दोनों भी उस तूफान से किसी तरह बचते हैं। फिर जब तूफान थम जाता है तो कादरी को कुछ दूर पर पानी दिखता है और दोनों उस पानी को देख काफी खुश होते हैं। यहाँ कादरी नजीब को थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाता है। फिर उसे यहाँ पर एक बॉटल दिखती है जिसे कादरी बांसुरी की तरह बजाता है। अब रात यहाँ बिताने के बाद अगली सुबह जब कादरी उठता है तो उसे ऐसा लगता है कि रोड करीब ही है, लेकिन इस बार उसका भी अंदाजा गलत था। इस पॉइंट पर कादरी की हिम्मत भी जवाब दे देती है और जब नजीब उठता है तो वो देखता है कि कादरी उसके लिए बोतल में पानी छोड़कर जा चुका है। अब नजीब अकेला था, जो कि इस बोतल का पानी पीते पीते किसी तरह भाग्य से रोड तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, पर अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। भूख प्यास से बेहाल वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसकी इस हालत को देखने के बाद भी कोई गाड़ी नहीं रोक रहा था। फिर कुछ देर बाद एक कार उसके पास रुकती है और ये एक शेख था, जो कि नजीब को अपनी कार में लिफ्ट भी देता है और उसे पानी भी पिलाता है। ये शेख दिल का अच्छा था, जो नजीब को शहर में लाकर छोड़ देता है। यहाँ पर नजीब हाथ जोड़कर इस शेख का शुक्रिया अदा करता है। फिर उसके जाने के बाद नजीब लड़खड़ाते हुए एक मलयाली रेस्टोरेंट के करीब जाकर गिरता है। ये रेस्टोरेंट कुंजिका नाम के आदमी का था, जो नजीब का इलाज करवाता है, साथ ही उसके बालों को भी कटवाता है। फिर वो नजीब के बताए हुए नंबर और एड्रेस के जरिए किसी तरह उसकी बात उसकी पत्नी से करवाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नजीब ने रेगिस्तान में पूरे 3 साल बिताए थे। वो अपनी पत्नी और बच्चे की आवाज सुनकर रो पड़ता है। अब नजीब के पेपर्स पूरे नहीं थे, इसलिए उसे न चाहते हुए भी पुलिस में सरेंडर करना पड़ता है। यहाँ पर जो लोग अपनी कंपनी या बॉस से भाग कर आए थे, उन्हें वो शेख पकड़ कर वापस ले जाते थे। एक दिन नजीब का शेख बॉस भी यहाँ आता है, जिसे देख नजीब डर रहा था कि कहीं वो मुझे ले जाना ले, पर वो नजीब को कहीं नहीं ले जाता। हालांकि उसने उसे पहचान तो लिया था। दरअसल इस शेख के पास किसी और को काम करने आना था और वो नजीब को गलती से ले गया था। अब नजीब के इम्प्लॉयमेंट पेपर्स उसके पास नहीं थे, तो वो नजीब को नहीं ले जा सकता था। ये बात जानकर नजीब थोड़ा हल्का महसूस करता है। फिर 3 महीने जेल में रहने के बाद आखिर वो समय आ जाता है जब उसे वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाता है। जाते वक्त नजीब सोचता है कि लोग यहाँ से कई महंगी और बड़ी बड़ी चीजें अपने
अपने परिवार और दोस्तों के लिए लेकर जाते हैं, मगर नजीब के पास अपनी पत्नी और बच्चे को देने के लिए अपने वक्त के अलावा कुछ नहीं था। उसे समझ आ चुका था कि उसके पास जो भी है वह काफी है। यहाँ कई लोग तो एक एक बूंद पानी के लिए भी तरस रहे हैं। इस मूवी ने हमें दुनिया का सबसे अच्छा सबक दिया है कि हमें संतुष्ट रहना चाहिए, वो भी उन सभी चीजों से जो भी हमारे पास हो। साथ ही अपने सपनों पर काम तो करो, लेकिन कामयाबी और ऐशो आराम के चक्कर में इतनी दूर भी ना निकल जाओ कि वापस लौट पाना नामुमकिन हो जाए। इसी बेहतरीन मैसेज के साथ ये सच्ची घटना पर आधारित मूवी खत्म होती